हाँ जी। यश, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा। तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आप थोड़ा अपने बारे में बताइए यश, कि आप कौन सी एंट्री से रिकमेंड हुए, क्या आपका बैच नंबर था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल दीजिए, और कौन सा बोर्ड था आपका? सर मैं एनडीए के लिए रिकमेंड हुआ हूँ सर, एनडी 145 एंड 146 फ्रॉम 4 FSB वाराणसी। एंड माय बैच नंबर्स वर सर VNDA 489 एंड सर VNDA 499। तो यश की देखो कितनी बढ़िया बात है कि एनडीए 145 146 दोनों के लिए रिकमेंड हुआ है, सेम ही बोर्ड से रिकमेंड हुआ है। ठीक है, वाराणसी बोर्ड से रिकमेंड हुआ है। और सीपीएसएस तो इसका क्लियर ही है, तो पायलट एंट्री के लिए ही इज एलिजिबल। और मतलब अभी तो रैंक भी आ गई है 145 की, तो विच रैंक आपने, कौन सी रैंक अचीव करी? सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 108 थी सर। ओके, तो यस स्कोर्ड अ वेरी गुड रैंक, 108 इसकी रैंक है। तो मेरिट इन तो 100% है ये यश। ठीक है। तो पायलट तो मेडिकल भी फिट है आप बिल्कुल? सर मैं मेडिकल एयरफोर्स के लिए फिट नहीं हूँ सर, मैं एक्चुअली सिटिंग हाइट मेरी ज्यादा है। ओके। तो मैं आई एम फिट फॉर आर्मी एंड नेवी एज वेल सर। तो डेफिनेटली आर्मी में शिफ्ट हो जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस आर्मी की है। तो बस बस एनडीए कॉल अब लेटर की वेट है बस एक तरीके से। बाकी दूसरा जो है आपका, अभी मेरिट जब आएगी लिस्ट तो उसमें भी अच्छी रैंक अचीव यश कर सकता है। तो यश आपके रिटर्न में कितना स्कोर था? सर 423। 423, दैट इज अ डिसेंट स्कोर। बहुत अच्छा स्कोर है 423, तो अच्छा स्कोर है। बाकी बात करें एसएसबी की, एसएसबी में कितना स्कोर था? सर एसएसबी में 432। ये भी बहुत अच्छा स्कोर है 432। तो मतलब 850 के आसपास आपकी जो है गेम बैठ गई, बहुत अच्छी बात है। तो यश, अगर मैं बात करूं कि आपके रिटर्न एग्जामिनेशन की क्या सोर्सेज से आपने तैयारी की थी, पहले अपना बताओ, फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा कि जो जो किताबें हैं वो कैसे आपने करी और कैसे कैसे कवरेज करी सिलेबस की। पहले तो आप ऑनलाइन सोर्सेज या ऑफलाइन सोर्सेज जहां से आपने तैयारी करी उसके बारे में मुझे बताओ। सर मैं पर्सनली सर पहले मैं एनडीए 144 के लिए भी मैं एलिजिबल था। तो मैंने उस कोर्स मतलब मैं तब से एलिजिबल हो गया था, तो मैंने रिटर्न की टाइम उस टाइम पे भी तैयारी शुरू करी थी। ओके। बट उस टाइम पे मैंने एक्चुअली सर कोई प्लेटफॉर्म कुछ फॉलो नहीं करा था पर्टिकुलरली, मैं बहुत ही एक ही बुक फॉलो करके चलता था। ओके। एक बुक होती है सर, वो मैंने एक ही बुक फॉलो करी, मैंने ज्यादा कुछ सोर्सेज से फॉलो नहीं किया। एंड सर मेरा उस टाइम पे रिटर्न क्वालिफाई हुआ नहीं था एनडी 144 के लिए सर। तो सर ओके। एनडी 145 बहुत क्रूशियल था मेरे लिए सर। और जैसे पेंडेमिक का टाइम था सर, तो मतलब अप्रैल में होना था, काफी पोस्टपोन भी हुआ। तो सर वो जो टाइम मिला मेरे को, उस टाइम पे मैंने सर कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन लिए सर। एंड सर फिर मींस आपसे भी पढ़ा था, सुमित सर से पढ़ा था। एंड इंग्लिश के लिए भी सर धीरज सर से पढ़ा था, कुछ और प्लेटफॉर्म थे। एंड फिर सर बुक्स रेफर करी थी, जैसे कि एक सर ल्यूसेंट की जीके की है, वो सर मेरे को काफी अच्छी लगती है सर बुक, उसमें काफी अच्छा डेटा है। एंड सर मैथ्स के लिए भी आर एस अग्रवाल सर एक काफी अच्छी बुक है। मीन्स अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं, ऐसा कोई बच्चा है जिसको मैथ्स का मीन्स बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आर एस से शुरू कर सकता है। मीन्स काफी अच्छी बुक है। एंड सर फिर कुछ एक बुक है सर 3000 एमसीक्यू सर, उसमें फिर एडवांस लेवल के काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप अच्छे स्कोर मतलब अगर आपका कट ऑफ, तो आप आर एस अग्रवाल, मेरा मानना है अगर आप अकेले आर एस अग्रवाल करते हैं आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेरिट के लिए अच्छा स्कोर चाहिए, डिसेंट सा स्कोर, तो आपको जो हाई स्कोर करने के लिए देखना है, उसके लिए आप और दूसरी बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं सर। ओके। और सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सर ऐसा मैंने कहीं ऑफलाइन मैंने कोचिंग करी नहीं थी। पेंडेमिक के टाइम में वैसे भी सर मैंने ऑनलाइन ही मींस रेफर किया था, यूट्यूब पे पढ़ा और साथ में सर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और भी पढ़ा मैंने। ओके। तो यश जो है, यश चौबे जो बच्चा है, इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई सब्सक्रिप्शन उस पर ली थी। ठीक है, मेरे से भी पढ़ा है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, सुमित सर से पढ़ा है, धीरज सर से हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ा है। तो इसके ऑनलाइन सोर्सेज रहे पढ़ाई करने के, पूरे कोर्सेज के थ्रू आउट, जो 145 वाला और 146 का जो कंबाइंड था उसके अंदर। बात करते हैं बुक्स, इसने आपने बताई, जो मैं बेसिक्स किताबें आपको बताता हूँ। आर एस अग्रवाल वो मेरे हिसाब से बेसिक के लिए अच्छा है। बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, जैसे कि यश ने बिल्कुल एक्यूरेट बताया, 3000 एमसीक्यू इज अ वेरी गुड बुक। ठीक है, एंड दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, हमें अरिहंत से कुछ मिलने वाला नहीं है। मतलब किताब अच्छी है, नो डाउट। उसके अंदर गलतियां हैं काफी सारी, आंसर की में भी मिस्टेक्स हैं। बट ओवरऑल जो कंसेप्चुअल नॉलेज जो एक अच्छी दी हुई है हर चैप्टर के आगे, वो अच्छी है। आप उसको रेफर कर सकते हो।
और लेवल्स भी काफी अच्छे दे रखे हैं, पहले लेवल 1 दिया हुआ है, फिर लेवल 2 दिया हुआ है। अगर आप लेवल 2 के आधे सवाल भी कर पाते हो तो यू आर गुड इनफ, लेवल 1 तो आपको पूरा करना चाहिए। मूविंग आइडियाज, आप कोई भी जैसे बच्चे होते हैं ना किताबों की मतलब चॉइस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो हाउ डू यू डिफाइन अ गुड बुक, मतलब कौन सी अच्छी बुक है आपके हिसाब से? सर मेरे लिए तो सर जिसमें कि मीन सर एनडीए के एग्जाम ऐसा है सर कि मतलब उसमें काफी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल सर। देयर इज अ हम्म। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सर जो हर साल रिपीट होते हैं। अगर सेम एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा तो नंबर बदल के वैसे क्वेश्चन आता है। एंड जैसे आर एस अग्रवाल है सर, उसमें तो है मीन्स एक तो अच्छी बुक के लिए सर यही है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम से रेलेवेंट हो। अगर आप बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस दे रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे नहीं जाने और उसके ऊपर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो सर वो यूजफुल नहीं है। इससे अच्छा आप वैसे लेवल के क्वेश्चन करिए जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करें। तो सर मेरे लिए यही डेफिनेशन है। और एक बात सर ये कि जैसे कि काफी लोग ना अलग अलग बुक के पीछे जाते हैं कि थोड़े क्वेश्चन इस बुक से करेंगे, थोड़े क्वेश्चन किसी और बुक से करेंगे। सर वो मेरे हिसाब से कहीं भी बेनिफिशियल नहीं होता है, जबकि वो मीन्स उल्टा हिट करता है अपने को। इससे अच्छा सर किसी भी अच्छी बुक को एक सिलेक्ट करके उसी को पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है सर। राइट राइट, बिल्कुल राइट। तो यश ने बिल्कुल ठीक बोला, एक ही किसी को बुक को 2-3 बार कर लो आप सॉल्व, तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, रेदर देन कि आप 10 बुक्स को एक ही बार करो। ठीक है ना? तो इससे बेटर है एक ही बुक को आप 10 बार कर लोगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा यश, आप मुझे एक बात बताओ, ऑनेस्टली बताना मुझे, एक बच्चा बिल्कुल रॉ है, उसको कुछ नहीं आता, ख्वाब देखा है उसने एनडीए जाने का, उसको मैथ्स देखो, जीएटी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो याद करने वाला क्राइमिंग पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक आती है 10th लेवल तक की, उसको मैक्सिमम 3-4 महीने में कर सकता है। जो मैथ्स है वो मेन है। मैथ्स को बच्चा कैसे टारगेट करे जिसको नहीं आता है, बेसिक भी कमजोर है? सर मेरा ये मानना है कि जैसे अगर वो मैथ स्ट्रीम का है, अगर उसने 11th 12th में मैथ्स पढ़ी है, तो आई गेस सर 3 to 4 मंथ उसके लिए सफिशियंट है कि वो अपने आप को इतना ब्रश अप कर सकता है कि वो एनडीए के एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाए मैथ सेक्शन में। हम्म। एंड अगर वो किसी और स्ट्रीम से बिलोंग करता है और उसको एनडीए जाना है, जो कि पर्टिकुलरली आर्मी के लिए जा सकता है वो, तो सर फिर उसको टाइम लगेगा सर, उसको जैसे कि 6 मंथ इवन मोर भी सर लग सकता है अगर वो अच्छा स्कोर करना चाहता है रिटर्न। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं क्लियर कट देखो बच्चों आपको बात बता दूं, इफ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, मिनिमम टू मिनिमम 7 to 8 मंथ्स आपको नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से लगेंगे, मिनिमम है ये, मिनिमम लगा के चलना। वो भी तब जब आप कोई अच्छे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का पार्ट होंगे, कंडीशंस अप्लाई, चाहे आप अपने घर के पास, जरूरी नहीं कि वो एनडीए की एकेडमी हो, आप +2 में या +1 में जो भी आपके घर के पास टीचर पढ़ाते हैं, आप 1 घंटा उनकी ट्यूशन क्लास लें। रीजन बिहाइंड कि आपने 11th 12th में मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ी है, आपका कुछ भला ऑनलाइन नहीं हो सकता, बिकॉज डाउट्स डाउट्स और डाउट्स ही आएंगे और कुछ भी नहीं होगा। जो बच्चा 11th 12th में मैथ पढ़ के आया है और जिसका कुछ ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, यश मैं आप स्कोर की बात करूं, आपने 12th में मैथ्स में कितना स्कोर किया था? सर 89। 89, तो 89 इज अ गुड स्कोर, तो उसको मैथ्स आता था, तब उसको 4 to 5 मंथ्स लगे। अगर आपको मैथ्स में 60 नंबर है या 50 नंबर है, दैट मीन्स आपको मैथ्स आता ही नहीं है, आपका बहुत कंसेप्ट वीक है, आपको एनसीईआरटी नहीं आती, और आप एनडीए तक कैसे स्विच करोगे फिर आप? ठीक है, इसीलिए ही गड़बड़ होती है, मेन रीजन ही यही है, बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है या कहीं ऑफलाइन भी पढ़ रहा है, उसको समझ में ही नहीं आएगा एनडीए का जब तक उसको एनसीईआरटी नहीं आती। ठीक है ना? तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले कोर्सेज की आपको जरूरत है। ठीक है, वो भी फिजिकल, जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, एक एडुकेटर पे बैठ के आप पढ़ोगे नहीं या होम ट्यूटर नहीं लगाओगे घर पे, आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं आपको क्लियर कट वो बात बता रहा हूं जो सच है। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये समझो कि अगर आपके घर के पास कोई मिलता आदमी आपको जो आपको 11th 12th पढ़ा दे, कोई बड़े भैया हैं या कॉलेज में हैं, जो आपको 11th 12th की गाइडेंस दे दे, एनसीईआरटी आपको सॉल्व करा दे आपके साथ बैठ के, वेल एंड गुड, देन यू शुड कम ऑन ऑनलाइन, यू शुड रिलाई ऑन ऑनलाइन रिसोर्सेज। उसके बाद का स्टेप है कि एनडीए के लिए पढ़ो, पहले तो 11th 12th का मैथ पढ़ो। ठीक है, यश आगे बात करते हैं, आप साइंस बैकग्राउंड से थे, यस ऑब्वियसली सर। एयरफोर्स के लिए हो। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मतलब आपने जीएटी का पोर्शन कैसे कवर किया, क्योंकि साइंस के लिए तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी मुसीबत है। ठीक है, तो कैसे कवर आप इसको कर सकते हैं, एक बच्चा कैसे कवर कर सकता है नॉर्मल जो घर बैठा है, किताब लेके आए, कौन सी किताब लेके आए, कैसे पढ़े, कितने घंटे पढ़े?
सर जैसे कि जब मैं प्रिपेयर करता था, तो अगर सर मैं 6 आवर्स अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो सर जैसे कि मैं 2 to 3 आवर्स अराउंड मैथ्स को देता था एंड ऑलमोस्ट हाफ हाफ डिवाइड करता था मैं मैथ्स और जीएटी के लिए। ओके। जीएटी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक इंग्लिश हो गया और एक जो बाकी जीएस एंड साइंस का जो भी है उसमें सब आ जाता है। तो सर पहले इंग्लिश को अगर अपन टारगेट करें सर, तो इंग्लिश में मींस वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं बिल्कुल, एंड बहुत आते हैं। तो सर इंग्लिश में आई गेस सर 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कोई भी एक अच्छे इंग्लिश अगर किसी ने बच्चे ने पढ़ी है पहले से, पढ़ा हुआ तो इंग्लिश मीडियम टारगेट। तो निकाल लेता है, बिल्कुल। एंड वोकैबुलरी का ऐसा है सर, वोकैबुलरी भी ना एक डीस मींस एक पर्टिकुलर एरिया से ही आती है सर, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी, कहीं तक कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मतलब पीरियोडिकली रिपीट होते ही होते हैं। सो कुछ अच्छी बुक्स हैं, उनसे रेफर करा जा सकता है वोकैबुलरी के लिए। एंड सर अगर आप इंग्लिश में वोकैबुलरी कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, तो कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छे से हो जाता है। तो आई गेस सर इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस टू इवन 30-35 तक भी पढ़ के इजीली टारगेट किया जा सकता है, बहुत टफ नहीं है वो करना फॉर अ साइंस स्टूडेंट। एंड सर फिर जो दूसरा सेक्शन होता है उसका पार्ट 2 होता है, उसमें सर जैसे कि करंट अफेयर्स होते हैं, जीएस होती है एंड साइंस होती है। तो अगर कोई साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा है, तो उसको अपने फिजिक्स केमिस्ट्री तो एटलीस्ट, अगर वो मींस पीसीएम वाला है तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो उसको अपने अच्छे से करनी है, क्योंकि बायोलॉजी का सर काफी बच्चे भूल जाते हैं, मींस 12th तक बिल्कुल। आते आते तो काफी उनकी भूल जाते हैं। तो बायोलॉजी अगर नहीं भी करते हैं तो मेरे हिसाब से सर इतना बड़ा इशू नहीं क्रिएट होता है, बायोलॉजी आप छोड़ भी सकते हैं कुछ क्वेश्चन, तो आप छोड़ भी दे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बट आपको कोशिश करनी है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका मैक्सिमम जो भी आप कर सकते हैं वो स्कोर करें। बिल्कुल। एंड देन अबाउट द जीएस, जो जीएस सेक्शन है उसके लिए सर मेरा तो ये सर प्रेफरेंस थी कि जैसे करंट अफेयर्स तो आप कर ही लें। करंट अफेयर्स तो अगर आप एनडीए जाना है सर, तो वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे, वो आपको आगे पढ़ना इंटरव्यू में करेगा। अगर आप जर्नल अवेयर्स अपनी अच्छी रखते हैं तो आपको हर जगह हेल्प करेगा सर, आगे तो जाके वो भी हेल्प कहाँ से करेगा। पढ़े करंट अफेयर्स? सर करंट अफेयर्स मैंने ऑनलाइन भी पढ़े सर, एंड मींस वीडियो से ही पढ़ता था मैं करंट अफेयर, मैंने और नोट्स प्रिपेयर करता था खुद के लिए। ओके, वही मैं बच्चों को बताता हूँ। करंट अफेयर्स यस अब आप बुक से पढ़ने का इतना कोई मतलब वो तुक नहीं है। ठीक है, आजकल तो यस डिजिटलाइजेशन है, तो आपको वीडियोस मिल जाती है ऑनलाइन, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। ठीक है, किसी से भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे, बस मेक श्योर कि टीचर अच्छा हो, एडुकेटर अच्छा हो और वैलिड इंफॉर्मेशन दे रहा हो, बस बस यही कंडीशन है। सर, अगर किसी के कंटेंट पे भरोसे, मतलब करंट कंटेंट आपको लग रहा है कि अच्छा है, आप भरोसेमंद कंटेंट है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं, काफी सारे चैनल्स हैं। बिल्कुल। एंड करंट अफेयर्स इज मींस एक थिंग है वो। एंड सर जैसे कि बाकी जो है, जैसे ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, तो सर उसमें भी मेरा ये मानना है, जैसे ज्योग्राफी है सर, उसमें एक करेंट्स का क्वेश्चन होता है सर, वो रिपीटेड होता है, वो पीरियोडिकली रिपीट होता ही होता है। तो ये आप अगर ऑब्जर्व करें ना कि क्या चीजें रिपीट हो रही हैं और आप उनको टारगेट करें, तो एटलीस्ट आप उन एरियाज में तो स्कोर कर ही सकते हैं। हिस्ट्री में भी, इवन ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं जो पीरियोडिकली रिपीट होते ही होते हैं, हर साल होते हैं, मींस कुछ तो आ ही जाते हैं, कुछ थोड़ा बिल्कुल। बहुत चेंज होता है। अगर एक साल कुछ चीज पूछी जाती है तो उसकी दूसरी चीज अगले साल पूछी जाती है। तो बिल्कुल। ऐसे questions को आपको जरूर टारगेट करना है, अगर आप एक मींस साइंस बैकग्राउंड से हैं। एंड सर अगर आप एक नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपका आर्ट सब्जेक्ट है और आपके ये जीएस है वो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो आप वाइस वर्सा साइंस के लिए कर सकते हैं। मींस आप साइंस के पर्टिकुलर क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं वो टारगेट करें, एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी में आपको मैक्सिमम स्कोर करने के लिए टारगेट करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो ये चीजें अच्छी बताई है यश ने, जो आप उसको फॉलो जरूर करना। करंट अफेयर्स तो आपको पूरे करने ही करने हैं, और रिपीटेड पैटर्न आप एनालाइज करके देखो। रिपीटेड पैटर्न आप एनालाइज करोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे जीएटी के, है ना? तो जीएटी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने देख सकते हो आप देखो। बाकी इंग्लिश का थोड़ा सा सिस्टम रहता है वेरिएबल, इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट रहता है, हर साल कुछ ना कुछ आता ही है। इधर कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया था, ठीक है ना, 2020 में। और वैसा हो सकता है 2021 में क्या ना आए, सिनोनिम एंटोनिम कहीं गायब कर दे, कुछ भरोसा नहीं है यूपीएससी का। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर जरूर करना। बात करते हैं यश, एक मतलब आपने पेपर दिया, पेपर आपका, आपको पता तो लग गया होगा रिटर्न देने के बाद, आइडिया लग जाता है आंसर की के बाद कि मेरा पेपर तो है ये, निकल जाएगा। एक आइडिया लगता है बच्चे को, डाउट तो रहता है बट आइडिया लगता है कि हो जाएगा, हो जाना चाहिए। उसके बाद से ही आपने एसएसबी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी या कुछ टाइम बाद? सर एसएसबी का मैंने वैसे तो रिटर्न, जैसे मेरा मींस आंसर की मैंने मैच करी थी, तो मेरे को हो गया था एक आइडिया कि हाँ क्लियर हो मींस क्लियर हो जाएगा, तो मैंने वैसे तब से ही स्टार्ट कर दी थी।
सर बट मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कि मैं जब 144 के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था रिटर्न के लिए, तब मैं एसएसबी को लेके सर काफी एंशियस रहता था कि क्या प्रोसेस हो, मतलब तभी से था मेरे को एसएसबी का। एंड इवन मैं सर प्रैक्टिस भी कर लेता था कभी कभी। मैं मींस जैसे कि टैट की होती है तो मैं कभी कभी कर लेता, बट सर उस टाइम पे मैंने ये गलती करी कि सर जब तक रिटर्न निकलेगा नहीं, जब तक मेरे को एसएसबी मिलेगी नहीं, वो किसी काम की नहीं है सर, वो चीज काम की नहीं प्रैक्टिस है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिटर्न होना चाहिए। तो मेरा 145 वन मींस अभी जब ये जो सितंबर वाला था, उसमें मेरा ये था कि जब तक मेरा रिटर्न का मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा क्लियर हो रहा है, तब तक मैं फोकस नहीं करूंगा कि आगे एसएसबी में क्या होना है। और सर मेडिकल्स तो सोचने नहीं है सर, क्योंकि वो तो अपने हाथ में नहीं है सर। वही तो चीजें मैं मीन बार बार बोलता हूँ बच्चों को, मेडिकल तो सोचना चाहिए ही नहीं अभी। यस सर, तो जब तक रिटर्न नहीं निकल जाए सर, तब तक तो मेरे हिसाब से सर इंटरव्यू को भी आप ज्यादा वो लेके ना चलें, स्ट्रेस ना लें उसका। एंड आप रिटर्न पे फोकस करें, जैसे आपका रिटर्न क्लियर होता है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद यश, एसएसबी की तैयारी करी कैसे आपने, थोड़ा सा बताओ। फर्स्ट सर स्टेप क्या किया? सर फर्स्ट स्टेप तो यही होता है सर कि प्रोसेस पता करना सर। एंड सर वो मैंने मींस जैसे कि मैंने बताया सर, मैं 144 के टाइम से था, तो मैं प्रोसेस तो मेरे को एक आइडिया था ही सर कि क्या प्रोसेस होता है। एएफएसबी का सर थोड़ा सा अलग प्रोसेस सुना था कि होता है, कुछ खास अलग होता नहीं है, सेम ही होता है ऑलमोस्ट। एंड सर इसके बाद फिर सर मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग भी करी थी। एंड सर फिर आके खुद पे जैसे कि नॉलेज पे अपनी काम करना, एंड टॉपिक्स जैसे कि जीएस के, जीएस मींस वर्ल्ड अफेयर्स एंड मींस जो आप पढ़ सकते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, उस पे अपनी नॉलेज पे ही काम करा सर, उस पे ही ज्यादा फोकस था। तो आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे थे पीआई में? हाँ सर पूछे। पूछे थे? बहुत अच्छी बात है, वैसे बहुत रेयरली होता है फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था एसएसबी का? सेकंड था मेरा। अच्छा, पहले आप कॉन्फ्रेंस आउट, स्क्रीन आउट? प्रिंट आउट था सर, कपूरथला सर, 31 एसएसबी। कौन सा, कौन सी एंट्री से? टीएस टीएस से? 40। टीएस 44 से। तो देखा, टीएस और एनडीए में यही फर्क है ऑलवेज से, कि भैया टीएस में बच्चा स्क्रीन आउट हो जाता है, एनडीए में रिकमेंड हो जाता है। क्योंकि टीएस में थोड़ा सा भेड़चाल हो जाता है ज्यादा ना, क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता है, 300 350 400 बच्चों की रिपोर्टिंग। कितनी रिपोर्टिंग थी टीएस में? इतनी? सर टाइम पे तो मींस कंपैरेटिवली कम ही थी, 217 थी सर। बट सर वहां मुझे समझ में आ गया था मैंने कौन सी गलतियां करी है, मैं उनको मींस पॉइंट आउट कर पा रहा था कि मैं यहाँ यहाँ गलत गया हूँ, इस वजह से मैं स्क्रीन आउट हुआ हूँ। तो और सर उसमें इसमें मेरे को एएफएसबी में कितनी रिपोर्टिंग होगी आपकी? सर एनडीए 145 की जब मैं गया था तब 191 थी सर रिपोर्टिंग। ओके, काफी अच्छी अब रिपोर्ट है। स्क्रीनिंग कितने? 59 सर। काफी अच्छी रेशो है स्क्रीनिंग की। एएफएसबी की हमेशा स्क्रीनिंग रेशो अच्छी रही है शुरू से। और 146 की? 146 में रिपोर्टिंग कम थी, 146 ही रिपोर्ट किए थे। एंड आउट ऑफ देम सर 61 वर स्क्रीन्ड इन सर। अच्छी रेशो है, तो 40% के आसपास रेशो जो है वो आ गई आपकी। 146 के उसमें जब स्क्रीनिंग में एक थोड़ी स्ट्रेंज चीज ये हुई थी सर, जैसे कि उसमें रिकमेंडेड काफी कैंडिडेट्स रिपोर्ट किए थे सर। अराउंड अच्छा, 11 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स रिपोर्टेड सर, 11 रिकमेंडेड कैंडिडेट रिपोर्ट। तो ओके, ऑल सर राइट। ग्रुप बन रहे थे तो थोड़ा सा मीन्स हो गया था सर, थोड़ा सा एंजाइटी हो गई थी कि क्या मतलब इतने सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, थोड़ा सा था। बट फिर ठीक था सर, उसमें से 6 स्क्रीन आउट हो गए थे, 5 रिकमेंडेड कैंडिडेट ही स्क्रीन इन हो गए थे। ओके, तो ऐसा हो जाता है टाइम्स कि आप जितना कौन जौन सी एसएसबी में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, सिन हो जाओगे, जिसमें अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे, फेयर डिसीजन है, स्क्रीन आउट कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या आपने कोचिंग ली थी एसएसबी की? तो अगर मैं बोलूँ कि मैं एक मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, एसएसबी के लिए। रिटर्न के लिए तो जिसको नहीं आता उसको तो करनी ही पड़ेगी, कहीं से तो गाइडेंस लेनी ही पड़ेगी, किताब तो बोलती नहीं है ना। एक मेजर प्रॉब्लम यह है कि बुक्स बोलती नहीं है, जिस दिन बुक्स ने बोलना खत्म कर दिया, टीचर्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? एक्चुअली क्या है कि मतलब एसएसबी में थोड़ी कॉस्टली, एक्सपेंसिव होती है कोचिंग एसएसबी की ना, खासकर। दो बेनिफिशियल तो होती है वो डेफिनेटली, बट थोड़ी कॉस्टली होती है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं क्या, मतलब कभी रिकमेंड हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मतलब क्या जरूरी ही है 100% की बच्चा कोचिंग लेके जाए और रिकमेंड हो जाए? सर मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा प्रेशर है तो वो बहुत अच्छा चांस एक स्टैंड करता है, अगर वो खुद से भी प्रिपेयर कर रहा है, वो अगर अच्छे सोर्सेज से इवन अगर वो ऑनलाइन देख रहा है
कि उसको क्या स्टोरी लिखनी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए, किस एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना चाहिए, एक्शंस उसको कैसे दिखाने हैं स्टोरी में, थीम्स क्या होनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल। ऐसी फोकस करता है, इंटरव्यू में उसको क्या चीजों का ध्यान रखना है, प्रेशर है तो सर श्योरली मींस वो हो सकता है रिकमेंड। मींस काफी बच्चे होते हैं जो सर प्रेशर में तो होते ही है सर रिकमेंड। अगर कोई मल्टीपल टाइम्स रिपीटर होता जा रहा है सर, तो सर फिर उसको कहीं ना कहीं जरूरत है कि इंट्रोस्पेक्ट करे और कुछ अलग ट्राई करे, क्योंकि सर उसमें फिर रिपीटर्स की सर काफी चीजें चेंज हो जाती हैं। ओके, तो मतलब अगर खुद से भी इंट्रोस्पेक्ट करे तो बच्चा ही स्टिल स्टैंड अ चांस। ठीक है, तो वन मोर थिंग है। चांस। हाँ, आई वांट टू आस्क कि मतलब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो रूरल एरिया से होते हैं, अभी भी ये वीडियो कहीं देख रहे होंगे, जो बहुत रूरल एरिया से है। कई मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है, यू वोंट इवन बिलीव, कि लाइव क्लास लेने के लिए वो 10-10 15-15 किलोमीटर दूर जाते हैं साइकिल पे, बच्चे गांव से बाहर निकल के देखने जाते हैं। तो उधर थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स का एक फैक्टर रहता है, बिकॉज दे बिलोंग टू हिंदी मीडियम स्कूल्स, और उधर मतलब इतनी अच्छी नॉलेज भी इम्पैक्ट नहीं होती है, और आप बोलो कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी बच्चे की वीक रहती है, कॉन्फिडेंस लेवल भी इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा कम रहता है। तो व्हाट डू यू फील कि इज इंग्लिश नेसेसरी, जरूरी है? हैव यू एवर सीन अ कैंडिडेट जो हिंदी बोलता हुआ और मतलब जिसकी ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बहुत पुअर है और वो रिकमेंड हुआ है? सर मेरा तो ये मानना है सर, कम्युनिकेशन स्किल्स और लैंग्वेज सर ये दोनों अलग ही चीजें हैं सर। आप हम्म। हिंदी बोल सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल तब भी अच्छी हो सकती है सर। जैसे कि आप हिंदी में भी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं अगर, तो वो आपको पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। सर मैंने काफी ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं सर, मीन्स जो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होगी, मीन्स हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं, बट उनको इंग्लिश का एक फेयर आइडिया होता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या मीनिंग है, सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, वो समझ सकते हैं और थोड़ा बहुत बेसिक अगर बोल सकते हैं सर, तो कोई बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती नहीं है। एंड सर अगर प्रेशर है तो मीन्स वो इजीली कर सकते हैं। मीन्स उनको नरेशन में भी अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, बट अगर रिपीटर है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी वो इम्प्रूव नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, कि अगर अगर उनको चांस मिला हुआ है उसके बाद भी वो इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, वो सेम गलती बार बार कर रहे हैं, फिर भी उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो सर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मेरे को। ओके, तो मतलब जिसको आप बोलो इंग्लिश इतनी नहीं अच्छी है, फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं है, वो भी बच्चा रिकमेंड हो सकता है, स्टैंड जी अच्छा। जी। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रू है। मतलब आपको इतनी आनी चाहिए कि समझ में आ रहा है, इतनी तो आई गेस सबको आती होती है कि मतलब क्वेश्चन पेपर भी तो रीड करते ही हैं, ये समझ में आ रहा है क्या है। ठीक है, दूसरी बात बच्चे, अगर आप बिल्कुल मतलब इंग्लिश पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ी ही नहीं है जिंदगी के अंदर कभी, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप एनडीए के लिए जाएं। इट्स बेटर कि आप ग्रुप एक्स के लिए प्रिपेयर करें, और या फिर कंडीशंस अप्लाई, आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें। मतलब अगर आप क्वेश्चंस भी इंग्लिश में रीड नहीं कर पा रहे तो ये बात ट्रू है बच्चे, क्योंकि आपको एसएसबी के अंदर स्टोरीज भी हिंदी में नहीं लिखने को कही जाएगी, आपकी स्टोरीज पढ़ेंगे नहीं अगर आपने हिंदी में लिखी है तो उसको अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जितनी में नरेशन है वो भी अंग्रेजी में करनी पड़ेगी, चाहे वो लेक्चरेट हो। वैसे एएफएसबी में तो लेक्चरेट आई गेस हुआ था आपका, होता नहीं है एएफएसबी में सर लेक्चरेट? सर की नहीं होता, बट मेरा तो सर दोनों बार। आपका हुआ था देहरादून जीओआर में? नहीं हुई, जीओआर नहीं हुई थी कोविड की वजह से आई गेस, दोनों टाइम 145 में 146 में भी, बट लेक्चरेट हुआ था। एएफएसबी देहरादून में नहीं होता मेरे ख्याल, इसमें शायद करते हो, एक एक टास्क काट देते हैं, कोई ना कोई तो काटते ही हैं। दो ग्रुप स्नेक रेस काट दी ना आपकी, ग्रुप ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस वो काट दी होगी कोविड की वजह से। ठीक है, अच्छी रेस होती है यार वो तो, पर होनी चाहिए थी। चलो सर कोई मेरे बात नहीं, आगे बात। हाँ, आगे बात करते हैं यार। एक मतलब लेक्चरेट पे मैं बात कर रहा था, तो लेक्चरेट की प्रिपरेशन आपने कैसे करी? वहां तो बोलना पड़ता है, तो बच्चों का थोड़ा सा ना बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो वो कैसे आप एक बच्चा इसको हैंडल कर सकता है? सर लेक्चरेट में वैसे देखा जाए तो सर 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं सर। उसमें से एक जो लास्ट का टॉपिक होता है, वो तो ऐसा टॉपिक होता है सर, उसके बारे में तो कोई भी मीन्स पर्सनल टॉपिक ही होता है, आप खुद के बारे में ही आपको बोलना है उसमें, या आपके फ्रेंड्स या नियर बाय जो भी है बिल्कुल उसमें बिल्कुल ही कुछ बिल्कुल। होता है, कोई भी बोल सकता है उसमें। एंड सर ऊपर के जो 3 टॉपिक्स होते हैं, मीन्स उनमें से एक थोड़ा हाई लेवल होगा, उसके लिए आप अगर रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं, या इवन यूट्यूब पे आप बहुत सारी चीजें अगर उधर आप देखते हैं, आपको पता है इंटरनेशनली क्या चल रहा है, क्या अफेयर्स हो मीन्स क्या हो रहे हैं, कौन सी डील्स हो रही हैं, और क्या ऑल ओवर चल रहा है, अगर आप वो पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके पास कंटेंट होगा ऊपर के 3 टॉपिक्स में भी बोलने के लिए।
एंड सर कंटेंट आपके पास इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि अगर आपके पास 10 पॉइंट है, आपके पास ब्रॉड एक आउटलाइन है आपके पास कि आपको डिजाइन करना है कि पहले तो मैं इंट्रो कर दूंगा, फिर मैं ये कंटेंट बोल दूंगा, इसका इसका प्रोज बता दूंगा, कॉन्स बता दूंगा और एंड में उसको कंक्लूड कर दूंगा। और इनमें भी आपके पास काफी पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलना है, आपके पास उसके बोलने के लिए आपके पास टाइम 3 मिनट है। अगर आपको 10 पॉइंट पता है उस चीज के बारे में, तो आप वहां पर, आपको जरूरी नहीं है 10 के 10 याद आ जाए, वहां पे आपको 3 4 ही 5 ही याद आते हैं। बिल्कुल तो आपके बिल्कुल पास सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए कि आप भूल भी जाओ उसके बाद भी आपके पास इतना रहे बोलने के लिए कि आप आसानी से बोल सको। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा बच्चे, जो लेक्चरेट की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर आपको 4 तरीके के टॉपिक दिए जाते हैं। एक होता है आपका सोशल और करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है, सोशल अवेयरनेस से, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, फीमेल फर्टिसाइड हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, अनएजुकेशन हो गया, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गया, ठीक है, ये सब चीजें हैं, सोशल और करंट इश्यूज है। ठीक है, दूसरा होता है आपका इंटरनेट से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, iOS वर्सेस एंड्रॉयड हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हो गए, ये सब चीजें होती है। ठीक है, तीसरा जो होता है आपका वो स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड हो जाता है, या फिर करंट अफेयर्स में जो चीजें चल रही है वो हो जाता है। ठीक है, या फिर साइंस से रिलेटेड, जैसे इसरो हो गया, नासा हो गया, IPL हो गया, ISL हो गया, कबड्डी लीग, ये वो, मतलब ये सारी चीजें आ जाती है, क्रिकेट टूर्नामेंट, ICC, ये सब चीजें आ जाती है। और फोर्थ वाला जो होता है ना, लास्ट पॉइंट जो होता है, वो आपसे रिलेटेड होता है, कि मतलब माय फेवरेट हॉबीज क्या क्या हैं, मेरी रिसेंट ट्रिप क्या है, मेरे फ्रेंड्स के बारे में क्या है, ये सब चीजें आपसे रिलेटेड वाली होती हैं। तो आपको चूज करना था अकॉर्डिंगली। तो आपका लेक्चर का टॉपिक क्या था यश? सर मेरा 145 में था सर, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, वो सबसे ऊपर वाले टॉपिक था। हाँ, ये एंड साइंस का आ गया ना। हाँ सर, 146 में था सर मेरा वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर, ये आ गया सोशल इश्यूज में। तो 4 ही तरीके के टॉपिक आते हैं जो मैंने आपको बताया, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। किताब मैं बता दूं कहाँ से टॉपिक आते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोबेबल एसे बाय RS ढिल्लों बुक आती है रेड कलर की, ठीक है। तो RS ढिल्लों जो है एडिटर इन चीफ है हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर के। अब वो बुक मार्केट से बाय कर सकते हैं, अगर आपको ये दोनों टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको वहीं पे ही, ठीक है। अभी मेरे पास सामने किताब नहीं पड़ी हुई, वो दूसरे वाले रूम में है, मतलब मैं इंटरव्यू में दिखा भी देता स्टूडेंट्स को। तो आप Amazon पे सर्च कर सकते हैं, रेड कलर की बुक होगी, रेड कलर वाली होगी, जिसमें ज्यादा आर्टिकल्स होंगे, मेरे ख्याल 250 प्लस आर्टिकल्स है। एक में होती है ब्लैक वाली, वो 150 प्लस वाली है। एक 250 प्लस आर्टिकल्स की बुक है, तो उसमें वो प्रोबेबल एसे बाय RS ढिल्लों होंगे, काफी सारे टॉपिक्स है, और वही टॉपिक्स है जो SSB के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आते हैं उनके। ये वेस्टर्न कल्चर उसी के अंदर है, ठीक है। और ये वाला टॉपिक भी आपका जो इसरो है और स्पेस सर्च रिसर्च प्रोग्राम्स हैं जितने भी, ठीक है, मंगलयान वगैरह, ये भी सारी डिटेल वहां पे मिली हुई है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर करें साइंस वाला पोर्शन, इससे डेफिनेटली सवाल आता ही आता है। ठीक है, और एक स्पोर्ट्स वाला भी प्रिपेयर कर ले, IPL ISL कबड्डी लीग, इन पे भी सवाल वो जो है आपका टॉपिक आता ही आता है। और यश, मतलब कॉन्फ्रेंस आपकी कितनी देर चली होगी? सर मैं आई गेस 2 मिनट्स बाहर बैठा था और 30 सेकेंड अंदर होंगे। बस कॉन्फ्रेंस तो मतलब क्लियर कट आपका सिलेक्शन था, ठीक है। तो GTO और आपने कैसे प्रिपेयर किया था? सर GTO मैंने कोचिंग करी थी, अच्छा। तो मेरे को GDs में कैसे मींस करना है, एक मींस प्रैक्टिस मेरे लिए उसमें यही सर एक फायदा हुआ कि मैंने प्रैक्टिस की, मेरे पास एक मॉक एक्सपीरियंस था मेरे पास कि मैंने कैसे करा हुआ है, कैसे करना है मुझे वहां पे, उसके लिए मेरे पास एक अंडरस्टूड। मॉक एक्सपीरियंस। तो बिल्कुल मैंने उसको ही यूज करा आगे चल के कि मेरे को कैसे GDs में एंड बाकी प्रैक्टिकल टास्क में परफॉर्म करना है। बिल्कुल। तो एक एक प्रैक्टिकल आइडिया आपको होना जरूरी है, ये होना जरूर, चाहे आप ऑनलाइन देखें चाहे आप ऑफलाइन करके देखें, मतलब होना जरूरी है, गाइडेंस मिलनी जरूरी है किसी भी तरीके बच्चे को। बिल्कुल। ठीक है यश, लास्ट में जाते जाते क्या राय देने जाओगे स्टूडेंट्स को आप, कि मतलब फाइनल फंडा क्या है सिलेक्शन का, रिटन और SSB, एक एक करके, रिटन में क्या करें, SSB में क्या करें, एक वन वन लाइंस में। सर यही है कि सर टिके रहना है सर, जब तक होता नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है, मेहनत करते रहना है सर। और SSB, ये तो रिटन का हो गया, SSB का? सर SSB के लिए सर मींस आप पहली बार जा रहे हैं ना सर, तो मींस ये है कि आप लेके जाएंगे चांस, नहीं है सर, क्योंकि पहला चांस सर सही में गोल्डन अटेम्प्ट होता है सर, मैंने देखा है। बिल्कुल। पहले अटेम्प्ट आप सही से कर जाएं सर तो बहुत अच्छे चांस है कि आप रिकमेंड हो जाएंगे। एंड सर
इवन आप सर रिपीटर भी एक दो दो एनडीए एंट्री में सर इतना फर्क पड़ता ही नहीं है, रिटर्न पड़ता एंट्री नहीं में है। कोई बहुत ज्यादा होता नहीं है, तो बिल्कुल। आप कर सकते हैं सर, ऐसा कोई बहुत वो नहीं है, आपको बस सही डायरेक्शन में काम करना है, फोकस्ड वे में अप्रोच रखनी है और होंगे सर। चलो ठीक है यश, थैंक यू सो मच, काफ़ी मुझे लगता है अच्छा एक्सपीरियंस स्टूडेंट को मिला होगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर हेड, थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद सर।